वैसे तो मेरी रंगत बिल्कुल साफ सुथरी गोरी थी। आंखों का नाक नक्श भी बहुत अच्छा था, लेकिन मैं दुबली पतली बहुत थी। बचपन से मुझे लड़कों के साथ खेलने कूदने का बड़ा शौक था। अक्सर मैं गली मोहल्ले में लड़कों के साथ ही खेलती हुई नजर आती थी। घर में सबसे छोटी थी, इसीलिए माँ बाप का लाड प्यार मेरे साथ कुछ ज्यादा ही था। मुझसे बड़ी दो बहनें थी जो कि शादीशुदा थी। मेरा ज्यादातर वक्त लड़कों के साथ ही गुजरता था, इसीलिए मेरा पहनावा और ओढ़ना भी वैसा ही था। मैं लड़कों की तरह पैंट शर्ट पहनती थी, सर पर हेड रखती थी। क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल यह सब मेरे लिए पसंदीदा खेल थे। मुझे पता ही नहीं चला कि कब वक्त गुजरने लगा और मैं 16 साल की दहलीज भी पार कर चुकी थी। 16 साल की हुई तो मेरे माँ बाप ने मुझे जबरदस्ती घर पर बिठाना शुरू कर दिया। कहने लगे कि लड़की हो, तुम घर पर ही रहा करो, शर्म नहीं आती, इतनी बड़ी हो गई हो, अभी तक मोहल्ले के लड़कों के साथ खेलती नजर आती हो। पाँव देखे हैं तुमने, नंगे पाँव खेल खेल कर कितने बड़े हो गए हैं। मुझे तो लगता है तुम्हारे नाप की चप्पल भी मुझे मुश्किल से मिलेगी। मर्दों की चप्पल लाकर देनी पड़ेगी तुझे। मैं शुरू से ही लापरवाही से माँ की बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ा देती थी। माँ की डांट फटकार सुनने के बाद भी मेरा ध्यान बाहर खेलने जाने वाले क्रिकेट मैच की तरफ था। मैंने माँ की मिन्नत की कि बस आखिरी दफा खेलने दो, लेकिन वह नहीं मानी। मेरा बाहर जाना उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया। बस ये था कि मैं छत पर जाकर पतंग उड़ा लिया करती थी, या बराबर वाले रोशन की छत पर जाकर माँ की शिकायतें लगा दिया करती थी कि माँ ने मुझे कैदी बनाकर रख दिया है। मेरा उठना बैठना चलना सब लड़कों जैसा था। वह मुझे देखकर मुस्कुराता, कोई बात नहीं, अब तुम बड़ी तो हो गई हो, घर पर रहा करो। रोशन मुझे उल्टा समझाने लगता। अक्सर मैं उसी से उसकी शर्ट लेकर पहना करती थी। बेशक मैं लड़कों से खेलकूद करके बड़ी हुई थी, लेकिन मोहल्ले के लड़कों ने कभी मेरे साथ बदतमीजी और बदलिहाजी करने की कोशिश नहीं की थी। और इसकी वजह शायद रोशन था, जो किसी मोहब्बत की तरह हर जगह पहुंच जाया करता था। माँ के बहुत से काम भी कर दिया करता था, क्योंकि हमारा कोई बड़ा भाई नहीं था। पापा दूसरे देश में रहते थे, महीना बाद घर पर आते थे। जैसे ही मैं 12वीं पूरी की, मेरी खाला ने मेरा रिश्ता मांग लिया। मैं 19 साल की थी जब कानपुर से मेरी खाला ने अपने बेटे का रिश्ता मेरे लिए मांगा था। लेकिन जब मुझे मालूम हुआ तो मैंने माँ को साफ कह दिया कि आपको छोड़कर दूसरे शहर नहीं जाऊंगी। मम्मी कहने लगी कि तुम्हारी जो करतूतें है ना, मैं तुम्हें घेरों में शादी करके जलील नहीं होना चाहती। और अरे इतनी बड़ी हो गई हो, एक कप चाय का बनाना भी नहीं आता। वह मेरी सगी बहन है और सगे ऐब छिपा लेते हैं। यह मेरी माँ की सबसे बड़ी गलती थी। बहरहाल मेरी शादी की तरफ कोई ध्यान नहीं था। अभी तक मेरा दिमाग बस खेलकूद में ही अटका रहता था। 2-4 दिन बड़ी मुश्किल से मैंने कमरे में काटे थे। आसमान पर पतंग उड़ती और कटती देखकर मैं सीधी दौड़कर छत की तरफ आ जाती थी, ताकि वह कटने वाली पतंग मैं पकड़ लूं। बहरहाल मेरी बारात आई। दिन के वक्त मेरी शादी हुई। रात की ट्रेन से ही वापस घर का सफर भी शुरू हो गया। दुल्हन बनी घूंघट में ट्रेन में बेटी बेहद बेजार हो रही थी। मेरा पति अमन मुझे बार बार बड़े गौर से देख रहा था। खाला क्योंकि कानपुर रहती थी, इसीलिए वहाँ पर मेरा आना जाना नहीं होता था। 4-5 साल बाद खाला अकेले ही भोपाल आई थी। हफ्ते 10 दिन रहकर वापस चली जाती थी। इसीलिए मुझे ना तो खाला के घर के माहौल के बारे में पता था, ना ही अमन के बारे में। बेशक मेरा सारा बचपन लड़कों के साथ खेलकूद कर गुजरा था, लेकिन जिन नजरों से अमन मुझे देख रहा था, मुझे अमन से उलझन महसूस हो रही थी। वैसी उलझन कभी उन लड़कों से नहीं हुई थी जैसे मैं बचपन से खेलती आ रही थी। वह मेरे सामने वाली सीट पर ही बैठा था। एक तो मैं पहली बार ट्रेन का सफर कर रही थी, वह भी इस भारी भरकम दुल्हन के लिबास में। मैंने तो आज तक सलवार कमीज भी कभी ढंग से नहीं पहनी थी, हमेशा पैंट शर्ट पहनती थी, और इस वक्त दुल्हन के लिबास में सख्त उलझन महसूस कर रही थी। बड़ी मुश्किल से मैंने 16-17 घंटे का यह सफर अपनी उबासी लिबास पहने हुए किया था। रात को सोने से पहले मैंने जेवरात उतार दिए थे। कानपुर पहुंचने के बाद मेरी खाला ने मुझे अपने मोहल्ले की एक लड़की से दोबारा से मेरा मेकअप ठीक करवाया। मैं थकान से और नींद से बेहाल थी, क्योंकि ट्रेन में मुझे ठीक से नींद नहीं आई थी। मैं हमेशा नींद की बड़ी पक्की थी। जब भी मुझे नींद आती थी, मैं चाहकर भी खुद को जगा नहीं पाती थी। इसीलिए अपने पति के कमरे में आने का इंतजार भी मैंने नहीं किया।
तकिया लेकर सो गई। ना जाने रात के किस टाइम मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि अमन सोफे पर तकिया रखकर सो रहे हैं। यह देखकर मुझे बड़ी शर्मिंदगी सी हुई। मुझे उसका इंतजार करना चाहिए था। आखिरकार मैंने घड़ी पर नजर डाली। रात के 3 बज रहे थे। मुझे बहुत भूख लग रही थी। जब से मैं आई थी बस नाश्ता करके ही खाला ने मुझे कमरे में बिठा दिया और मैं कमरे में आते ही लेटकर सो गई थी। मैं उठकर कमरे से बाहर जाना चाहती थी ताकि अपने खाने पीने का कुछ इंतजाम कर सकूं, लेकिन जैसे ही मैं बेड से नीचे पाँव रखा, न जाने नीचे क्या था, मेरे पाँव स्लिप हो गया। मैं गिरते गिरते बची थी, लेकिन मेरे मुंह से चीख निकल गई। मैं फौरन से संभल कर खड़ी हो गई, लेकिन चीख की आवाज सुनकर अमन की आंख जरूर खुल गई थी। मुझे जागता हुआ देखकर वो भी मुस्कुराता हुआ उठकर मेरे पास आ गया। बेशक मेरा कजिन था, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल अनजान था। मेरे पास आकर बैठ गए। कहने लगा, हो गई तुम्हारी नींद पूरी? इतना जगाया मैंने तुम्हें। मैंने कहा, आई एम सॉरी, शायद सफर की वजह से मैं बहुत थक गई थी, इसीलिए मुझे पता ही नहीं चला कब आंख लग गई। कहने लगा, हाँ मैंने तुम्हें जगाने की कोशिश की थी, लेकिन तुमने साफ कह दिया था कि मैं तुम्हें सोने दूं। उसने गहरी सांस लेते हुए मुझे तिरछी अखियों से देखा। मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं था, लेकिन ऐसा मुमकिन था क्योंकि गहरी नींद में जब मम्मी मुझे उठाती थी तो मैं उन्हें भी ऐसा ही अल्फाज कहती थी। उस वक्त मुझे काफी कमी सी महसूस हो रही थी। मैं अभी यही सोच रही थी कि मैं कैसे अमन से यह कहूँ कि मुझे भूख लगी है, लेकिन उसने मेरा हाथ थाम लिया। कहने लगा, बेशक तुम मेरी कजिन हो, लेकिन मैं पहली बार तुम्हें देख रहा हूँ। मम्मी ने जब मुझे तुम्हारे लिए पूछा था तो मैंने अपना फैसला माँ पर छोड़ दिया था, लेकिन फिर सोचने लगा कि पता नहीं तुम कैसी होगी, लेकिन तुम तो खूबसूरत हो। यह कहकर उसने अपनी साइड टेबल की तरफ से एक अंगूठी निकालकर मेरी उंगली में पहना दी। कुछ देर मेरी तारीफ करता रहा। मेरे लिए यह सब कुछ नया नया अनोखा सा था, क्योंकि अभी तक जिन लड़कों के साथ मैं खेला करती थी वह मुझे लड़का ही समझते थे, कभी मुझसे ऐसी वैसी बात नहीं करते थे। इसीलिए अमन के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मुझे अच्छा लगा। सब कुछ दिल फरेब सा लग रहा था कि अचानक से वह मेरे हाथ देखकर चुपचाप हो गया था। कहने लगा कि तुम्हारे हाथ इतने मोटे और भद्दे से क्यों है? लड़कियों जैसे हाथ जैसी खूबसूरती क्यों नहीं है? उसने मेरे हाथों को छोड़ दिया। कहने लगा कि मुझे लड़कियों में मर्दाना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैंने अपने हाथ गौर से देखे। शायद मुझे लड़कियों की तरह नाखून बढ़ाने का शौक नहीं था। अपने हाथों की कभी हिफाजत की ही नहीं थी। वह बेड से उठकर अलमारी के पास चला गया। अलमारी से उसने एक ब्लैक कलर का सूट मुझे थमाया। कहने लगा, जाओ पहन लो। मैं खुद उस उर्वशी लिबास से तंग आ चुकी थी, इसीलिए शुक्रिया कहकर चली गई। लेकिन जैसे ही वॉशरूम में जाकर उस लिबास को देखा तो वह बहुत भद्दा सा लिबास था, बहुत ही बेबाक सा। मैंने शर्माते हुए वह पहन तो लिया था, लेकिन मैं पहली बार बेहद नर्वस हुई थी। मैं कमरे में आई तो सामने ही अमन हाथ में परफ्यूम की शीशी पकड़े खुद पर स्प्रे कर रहा था। मुझे देखकर मुस्कुराता हुआ मेरे पास आया, मुझ पर स्प्रे करने लगा। कहने लगा, मुझे इस परफ्यूम की खुशबू बहुत पसंद है। यह कहकर मुझे अपने पहलू से लगाए बेड पर ले आया। मुझे प्यार भरी बातें करने लगा, लेकिन अचानक ही वह मुझसे एकदम पीछे हो गया। उसके चेहरे के हाव भाव भी एकदम बदले बदले थे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या हुआ। वह फौरन से कमरे से बाहर निकल गया। मैं काफी देर उसका इंतजार करती रही, लेकिन वह कमरे से वापस नहीं आया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसे हुआ क्या है। अभी कुछ देर पहले तो बहुत ज्यादा खुश था, पता नहीं उसे क्या हुआ था। वो पूरी रात कमरे में नहीं आया। सुबह मैंने अपना लिबास तब्दील किया, कमरे से बाहर आ गई। मैंने देखा वह बाहर लॉन्च में सोफे पर सो रहा था। मुझे हैरत हुई कि वह कमरे के बजाय बाहर सोफे पर क्यों सो रहा था। मैं जैसे ही उसके पास गई, उसे उठाने लगी तो मुझे देखकर मुंह फेरने लगा। फिर तो जैसे यह सिलसिला शुरू ही हो गया था। मैं जितना उसके पास जाने की कोशिश करती, वह मुझसे दूर भागता, वजह भी नहीं बताता। शादी के बाद उसकी चंद मीठी बातों ने मेरी दुनिया बदल दी थी, लेकिन पता नहीं वह क्यों मुझसे दूर रहता था। काफी दिन गुजर गए थे, लेकिन उसका रवैया मुझसे नहीं बदला था। एक बार मैं तंग आकर उसके सामने खड़ी हो गई। मैंने कहा, अमन आप मुझसे बात क्यों नहीं करते हो? क्यों मुझसे दूर रहते हो? वह कहने लगा,
तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है। मुझे अगर पता होता कि तुम ऐसी हो तो मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं करता। उसकी बात का मतलब मैं नहीं समझी थी। मैंने कहा, मैंने क्या किया है? तो कहने लगा, तुम मर्द जैसी दिखती हो, तुम्हारी चाल ढाल यहाँ तक के हाथों की बनावट तक मर्द जैसी है। यह कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया। शायद मैं भी ट्राउजर और कुर्ता पहनती थी, क्योंकि मैंने शुरू से ही ढीले ढाले कपड़े पहनने की आदत थी। इसीलिए मैंने अपने फैंसी लिबास पहनना शुरू कर दिए। उसकी खातिर मैंने खाला के साथ मिलकर उसकी पसंद का खाना बनाना भी सीख लिया। उसके सारे काम भी अपने हाथों से करने लगी। उन 2 महीनों में मैंने खुद को बदल कर रख दिया था। शायद अमन का रवैया मुझसे ठीक हो जाए, लेकिन वह तो किसी पत्थर की तरह बन चुका था। रोज रात को देर से घर पर आता था, सोफे पर लेटकर सो जाता था। मैं उसकी मोहब्बत पाना चाहती थी। मैं जो पहले हर चीज से लापरवाह थी, अब अमन की पसंद में अपनी शख्सियत तक खो बैठी थी। मैंने खुद को अमन की पसंद में डालने की हर मुमकिन कोशिश करके देख ली थी, लेकिन वह वैसे ही था। मुझसे अब भी बात नहीं करता था। एक रात में सो रही थी, मुझे चिल्लाकर बात करने की आवाजें आने लगी। इस शोर से मेरी आंख खुली। खाला और अमन में बहुत बहस हो रही थी। मैं कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आई तो खाला के कमरे की लाइट जल रही थी। उसी कमरे से बहस करने की आवाज आ रही थी। मैं धीरे धीरे चलते हुए खाला के कमरे तक पहुंच गई, लेकिन जो बात अमन और खाला के बीच हो रही थी वह सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। अमन खाला से कह रहा था कि दूसरी शादी करना चाहता हूँ। यह सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। खाला कहने लगी, खबरदार, जो तुमने यह लफ्ज भी अपनी जुबान से निकाला। वह कहने लगा, मैं मरियम के साथ नहीं रह सकता हूँ। खाला कहने लगी, क्यों, ऐसा क्या है उस बच्ची में? तुम्हारी खातिर उसने खुद को बदल कर रख दिया है। तुम्हारे सारे काम करती है, पूरे घर को उसने संभाल रखा है, और एक तुम हो जो नाशुक्र पर शुक्र किए जा रहे हो। वह कहने लगा, माँ, मैं आपको नहीं बता सकता कि उसमें क्या कमी है। मैं क्या, उसके साथ कोई भी मर्द जिंदगी नहीं गुजार सकता। इसीलिए मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। मरियम को कह दो, मैं उसे तलाक भी देने को तैयार हूँ, और चाहे तो बेशक मेरी नाम पर जिंदगी जीती रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह कहकर जैसे ही वह कमरे से बाहर निकला तो मुझे देखकर रुक गया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझसे नजर चुराते हुए कमरे से चला गया। मैं भी उसके पीछे कमरे में आ गई। मैंने कहा कि आज मुझे बता ही दो, मुझ में ऐसी कौन सी कमी है जिसकी खातिर तुम दूसरी शादी करना चाहते हो। वह कहने लगा कि खुद को आईने में देख लो, तुम्हें मालूम हो जाएगा कि तुम में क्या कमी है। मैंने कहा कि मैं रोज देखती हूँ खुद को, मुझे पता नहीं, इंसानों को हमेशा अपना आप तो अच्छा ही लगता है। तुम बताओ क्या बुराई है मुझ में। कहने लगा, तुम में औरतों वाली खूबसूरती नहीं है, हुस्न की कमी है तुम्हारे पास। तुम्हारे पास आते ही मुझे एहसास होता है जैसे मैं किसी मर्द के पास मौजूद हूँ। मुझे तुमसे घिन आती है, तुम्हारी कुर्बत से घुटन का एहसास होता है। मुझे तुम्हें छूने से भी कुछ अच्छा नहीं लगता। मेरा दिल तुम्हारे पास आने को नहीं चाहता है। तुम्हें देखकर मेरा जी मचलाने लगता है। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं तो उसकी बातें सुनकर बेजान से होकर बैठ गई थी। औरत की इससे बड़ी शायद कोई तसल्ली ना हो। जो अल्फाज मैंने अमन के मुंह से सुने थे, जो कमी उसने मुझे बताई थी, उसमें मेरा कोई इख्तियार नहीं था। जो तस्वीर उसने मेरी की थी, मैं रोती रही, सारी रात रोती रही। अगले रोज मेरी खाला ने मुझसे कहा कि जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम मायके नहीं गई हो, तुम कुछ दिन के लिए भोपाल चली जाओ। मैंने कहा, खाला, अगर मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो अमन दूसरी शादी कर लेंगे। यह सुनकर खाला कहने लगी कि मैं उसे समझाऊंगी। तुम उसका हर काम टाइम पर कर दे रही हो, इसीलिए उसे तुम्हारी कदर नहीं है। जब तुम यहाँ नहीं होगी तो खुद तुम्हारी कमी महसूस करेगा, फिर उसे तुम्हारी कदर हो जाएगी। मुझे खाला की बात ठीक लगी। मैं वापस भोपाल चली गई। मैं पूरे 6 महीने बाद भोपाल आई थी। मैं मुकम्मल बदल चुकी थी। जब मैं घर पर आई तो मम्मी के साथ लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मम्मी भी समझी मैं उनसे उदास हूँ, इसीलिए रो रही हूँ। अभी मुझे आए हुए 1 घंटा हुआ था कि जब मोहल्ले के सारे लड़के जो मेरी उम्र के थे मुझसे मिलने आ गए थे, लेकिन आज मैं उनसे फासला लगकर मिल रही थी क्योंकि मेरी सोच बदल गई थी। उन्हीं लड़कों में से एक लड़का रोशन भी था जिसे मैं रोहू कहकर पुकारती थी। मेरी सबसे ज्यादा उसी से दोस्ती थी। वह भी मुझसे मिलने आया था। मैं सबके साथ हंस रही थी, बातें कर रही थी।
लेकिन दिल ही दिल में मुझे अमन की फिक्र सताए जा रही थी। सब मुझसे बातों में मसरूफ थे। बस एक वह था जो चुप था और यूं तो मुझे देखे जा रहा था। जब सब चले गए तो वह मेरे पास आकर बैठ गया। कहने लगा कि तुम्हें क्या हुआ है मरियम, इतनी उदास क्यों हो? मैंने कहा कि नहीं तो मैं तो खुश हूँ। यह कहते हुए मेरा लहजा ना चाहते हुए भी नम हुआ। वह मेरे चेहरे, मेरे आंखों को बड़े गौर से देख रहा था। कहने लगा कि हाँ, नजर आ रही है मुझे तुम्हारी खुशी। बचपन साथ गुजारा है हमने, साथ खेले हैं, साथ आते हैं और साथ रहे हैं। इसलिए मुझसे झूठ मत बोलो। अगर तुम्हारे पति ने तुम्हें कुछ कहा है तो तुम बस रोशन को एक इशारा कर दो, फिर देखना साले को कैसे ठीक करता हूँ। उसने अपनी आस्तीन चढ़ाते हुए मुझसे कहा। मैंने कहा कि तमीज से बात करो, तुम्हारा बेनोई है। वह कहने लगा कि तुम्हारी आंखों से आंसू लाने का सबक बनेगा तो छोड़ूंगा नहीं उसे। मैंने कहा कि नहीं रोशन, मैं बहुत अच्छी हूँ। अब मैं उसे क्या बताती। मेरी दोस्ती रोशन की बहन से भी बहुत थी। वह शादीशुदा भी थी, आजकल मायके रहने आई थी। इसीलिए सोचा कि जाकर उसे इस मसले का हल पूछती हूँ, शायद वह मेरी मदद कर दे। मैं अगले ही रोज रोशन के घर चली गई। जब रोशन अपने पापा की दुकान संभालने लगा था, इसीलिए शाम को ही घर लौटा था। मैं दोपहर के वक्त उसके घर गई थी, क्योंकि अगर रोशन घर पर होता तो मेरे सर पर ही मंडलाता रहता। मुझे देखकर फरजाना बहुत खुश हुई थी। मुझसे मेरी शादीशुदा जिंदगी के बारे में पूछने लगी। मैंने उसे यही कहा कि अमन बहुत अच्छा इंसान है, मैं बहुत खुश हूँ। फिर बातों ही बातों में उससे पूछने की झिझक हुई। वह सवाल भी पूछ लिया जो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला बनकर रह गया था। मुझसे कहने लगी कि वह मुझे एक लेडी डॉक्टर के पास लेकर जाएगी जो इस चीज का इलाज करती है। सुनकर मैं बहुत खुश हुई थी। मैं चाहती थी कि मैं बिना किसी से कुछ कहे मेरा सारा मसला हल हो जाए। इसीलिए मैं अगले ही रोज फरजाना के साथ लेडी डॉक्टर के पास चली गई थी। उसने मुझे मेडिसिन दी और अच्छी खुराक खाने के लिए भी कहने लगी। मैं घर वापस आई तो फोन पर माँ खाला से बात कर रही थी। मैंने मम्मी से फोन ले लिया। मैं खुद खाला से बात करने लगी, उनसे अमन के बारे में पूछने लगी। वह कहने लगी कि मैं रोज उसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन फिक्र मत करो, मैं उसे मना लूंगी। तुम बस अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल करो। मैं बहुत परेशान थी। लेडी डॉक्टर ने जो मेडिसिन मुझे दी थी वह मुझे खाना खाने के बाद खानी थी, लेकिन खाला से बात करने के बाद तो मेरी भूख ही खत्म हो गई थी। मुझे लगा था मेरे जाने के बाद अमन को मेरी कमी महसूस होगी, वह मुझे याद करता होगा, लेकिन वह तो अब भी वैसा ही था। मैंने बस चंद निवाला खाए और अपनी मेडिसिन खा ली। उसे खाने के बाद मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी, सीने में दर्द की टीस उठने लगी। मुझे लगा शायद मेरे मसले का हल है। मैं रेगुलर वह दवा खाने लगी जिसे खाते ही मेरे पसीने छूटने लग जाते थे। मुझे घबराहट होने लगती थी, लेकिन अमन की खातिर मैं यह भी कर रही थी। एक बार मेरे नंबर पर अमन की कॉल आ रही थी। जब से मैं भोपाल आई थी अमन की कॉल आज आई। मैंने फौरन से फोन उठा लिया। मुझे लगा कि वह मुझे याद कर रहा होगा, इसीलिए उसने मुझे फोन किया है। वह कहने लगा, तुम जो खेल मेरे साथ खेल रही हो अच्छा नहीं है। मेरी माँ मुझे तुम्हारी वजह से जायदाद से बेदखल कर रही है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पता नहीं तुम जैसी बदसूरत लड़की ने मेरी माँ पर क्या जादू कर दिया है कि उसे सारे जहाँ की खूबियाँ बस तुम्हारे अंदर ही नजर आ रही है। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो अपना इलाज करवाओ। मैं तुम्हें बस 15 दिन दे रहा हूँ, वरना तलाक भेज दूंगा। चाहे मेरी माँ मुझे इसके बाद घर से बेदखल कर दे, लेकिन तुम्हें भी बर्बाद कर दूंगा। यह कहकर उसने फोन बंद कर दिया था। मैं सुनकर रोने लगी। बार बार अमन अमन कह रही थी, मेरे साथ यह जुल्म मत करो। जैसे ही फोन बंद करके पलटी तो रोशन पीछे हाथ बांधे खड़ा था। उसे देखकर मैं जल्दी से अपने आंसू साफ किए। वो कहने लगा, तुम्हारे पति का फोन था, क्या कह रहा था? रो क्यों रही हो? वह काफी संजीदगी से मुझसे पूछ रहा था। मैंने कहा, तुमसे क्या मतलब? तुम क्यों हर वक्त मेरे पीछे चोरों की तरह खड़े रहते हो? बिना बताए तुम होते कौन हो मेरे कमरे में आने वाले, मेरी बातें सुनने वाले? निकलो यहाँ से बाहर। मैं उसे कुछ भी बताना नहीं चाहती थी। वह कहने लगा, यूं गुस्सा दिखाकर तुम वजह छुपा नहीं सकती हो। मुझे अंदाजा है तुम्हारे पति का रवैया तुम्हारे साथ ठीक नहीं है। मैंने कहा, यह हम मियाँ बीवी का आपस का मामला है, तुम कौन हो बोलने वाले?
खुदा के लिए तुम मुझे अकेला छोड़कर जाओ यहाँ से। मैंने उसे धक्के देते हुए अपने कमरे से बाहर कर दिया, कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। सामने रखी अपनी मेडिसिन देखकर मुझे अमन की बातें याद आने लगी। मैंने 2 मेडिसिन निकाली, एक साथ खा गई। मैं चाहती थी कि मेरा मसला जल्द से जल्द हल हो जाए ताकि मेरा घर टूटने से बच जाए, लेकिन मेडिसिन खाते ही मुझ पर इस कदर घबराहट तारी हुई कि उल्टियाँ शुरू हो गई। मेरी हालत बिगड़ने लगी। माँ मुझे देखकर परेशान हो गई। मेरे माँ बाप बेलून मुल्क में रहते थे, बाकी सब बहनें अपने घर की थी, इसीलिए मम्मी ने रोशन को ही बुला लिया। उसी के साथ मुझे अस्पताल ले गई। 3 दिन तक मैं जो खाती थी मुझे हजम ही नहीं हो रहा था। लेडी डॉक्टर ने जब मेरी मेडिसिन देखी तो कहने लगी, ये मेडिसिन बहुत तेज है, इसके साइड इफेक्ट भी बहुत ज्यादा है, आपके गुर्दे फेल कर सकती है ऐसी दवाइयाँ, और ऐसी जाली डॉक्टर के पास जाकर अपनी जिंदगी बर्बाद ना करो। वह मुझे उस मेडिसिन के इस्तेमाल की वजह पूछने लगी थी। मैंने रोते हुए सारी बात बता दी थी। मेरी बात सुनकर कहने लगी, यह सब खुदा के हाथ में है। अक्सर लड़कियों को यह मसला होता है, लेकिन जो मर्द कमजोर नहीं होते वह उनसे ऐसी बातें नहीं करते हैं। वक्त के साथ साथ यह मसला खुद ही हल हो जाता है और आप इतनी भी बुरी नहीं लगती। यकीनन आपका पति कहता है तो यह उसकी प्रॉब्लम है, वह घटिया सोच का मालिक है। मेरे पिता भी वहीं मौजूद थे। यह बातें सुनकर माथे पर बल डाले सर झुकाए बैठे थे। घर पर आते ही रोशन ने मेरी माँ को मेरी मेडिसिन किस तरह से इस्तेमाल करनी है यह समझाया और वापस चला गया। मेरी मम्मी मुझसे कहने लगी कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। मैं रोने लगी। मैंने कहा, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। आप हमेशा मुझसे कहती थी कि तुम्हें घर बसाने का ढंग नहीं आता, लेकिन सच कहती हूँ, अभी मैं अपने आप को अमन की खातिर बदल कर रख दिया है। सारे काम सीख लिए हैं। आप बेशक खाला से पूछ ले, लेकिन वो फिर भी मुझे कहता है मेरी कुर्बत से उसका दिल नहीं लगता। यह बात औरत की रूह को घायल करके रख देती है, लेकिन मैंने यह सब सुनकर भी यही चाहा कि उसके दिल में किसी जगह में मैं अपना घर बना सकूं। वह मुझे तलाक ना दे, मुझ पर तलाक के नाम का दाग न लगे। मैं रोए जा रही थी। मम्मी की आंखों में भी आंसू बह रहे थे। अगली रोज मेरी मम्मी ने मेरी खाला से बात की। वह खुद परेशान थी, कह रही थी कि मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से मरियम की जिंदगी खराब हुई है। मेरा बेटा एक तवायब की मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ था, उसके साथ गुनाह भी करता था। मैंने उसे अपनी कसम देकर मरियम से शादी करवाई थी, लेकिन उसे उस बेचारी औरत की आदत पड़ चुकी थी, इसलिए घर की शरीफ लड़की जैसी अदाएं नजर नहीं आई, तो उसने मरियम में ऐब निकालना शुरू कर दिया। मेरी मम्मी ने मेरे पापा को भारत बुलवाया। उन्होंने खुद मुझे तलाक दिलवाने को कहा। वह शख्स मेरी बेटी के काबिल नहीं था, लेकिन मेरा मर्द जात से एतबार ही उठ गया है। मेरी इद्दत पूरी होने के बाद फरजाना और उसकी वालिदा मेरे लिए रोशन का रिश्ता लेकर आई, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। मैंने गहरी चोट खाई थी, इसीलिए किसी दूसरे पर एतबार नहीं कर सकती थी। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। वीडियो पसंद आए है तो इसे जरूर लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।